हेलो एवरीवन। आज हम PSSB का प्रीवियस ईयर लीगल क्लर्क का पेपर डिस्कस करेंगे। ये आपको आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ उसमें जितने भी प्रोविजन उसके लिंक होते हैं वो मैं सारे आपको साथ साथ में करवाऊं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इट अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ठीक है जी, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सी पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। देखिए हमारे पास ना कॉन्स्टिट्यूशन में एक डीपीएसपी के प्रोविजंस हैं। डीपीएसपी का मीनिंग क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके नाम से क्लियर है कि ये स्टेट को, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को जब भी वो पॉलिसी बनाएगी तो वो उनको डायरेक्शंस दे रही है कि आपको किन डायरेक्शंस में आपको अपनी पॉलिसीज बनानी है। मतलब जब भी आप पॉलिसीज बनाओ तो जो जो प्रोविजन डीपीएसपी में लिखे हुए हैं उनको भी इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। हमारे पास डीपीएसपी दिया क्या हुआ है? ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको याद रखना है कि डीपीएसपी कहाँ दिया हुआ है? पार्ट नंबर 4। ठीक है जी, कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है? डीपीएसपी है। इसके आर्टिकल्स कितने हैं? 36 टू लेके 51 तक। ठीक है जी, आर्टिकल कितने हैं? 36 टू लेके 51 तक। उसके बाद आपको याद रखना है कि हमारे पास जो डीपीएसपी हैं ये कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है जी, कहाँ से ली गई हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है जी। और आपको दूसरी बात, अगली बात याद रखनी है आपको कि हमारे पास ना डीपीएसपी में जो 36 से लेके 51 तक आर्टिकल है, अगर हो सकता है तो आप इसको सारे ही याद करो कि 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजन बता देता हूँ कि आपको एटलीस्ट ये तो याद होनी चाहिए। एक तो याद होना चाहिए आपको 39 आर्टिकल, एक याद होना चाहिए 39A। ठीक है जी, इसकी अमेंडमेंट भी पूछी जाती है कि 39A की फ्री लीगल एड कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। उसके बाद ये पूछा जाता है एक 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। 44 ये तो बहुत करंट टॉपिक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है जी। 47 जो हमारा ये क्वेश्चन ही है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ इंप्रूवमेंट कहाँ से इंक्रीज होगा, इसका आंसर है जी 47। ठीक है जी, 47। उसके बाद है जी हमारे पास एक 48 जो कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड है। ठीक है जी, एनिमल हस्बेंड्री से। और एक है हमारे पास 48 है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और एक है हमारे पास 50। ठीक है जी, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। तो ये प्रोविजन आपको ध्यान में रखने हैं। तो हमारे पास आंसर इसका क्या हो जाएगा जी? 47। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है जी, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? देखिए हमारे पास ना एक पार्लियामेंट है। ठीक है जी, पार्लियामेंट जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं संसद। ठीक है जी, हमारे पास पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में ना हमारे पास क्या है? दो हाउसेज हैं, एक तो है जी लोकसभा और दूसरी हमारे पास राज्यसभा। ठीक है जी, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखिए हर एक सभा का कोई ना कोई लीडर होता है। कोई भी सभा हो उसका कोई ना कोई लीडर होना जरूरी है। लोकसभा का लीडर होता है जी, मतलब जो उस हाउस को प्रेजेंट करता है, हेड करता है, उसको बोलते हैं स्पीकर। ठीक है जी, उसको क्या बोला जाता है? स्पीकर। और लेकिन जो राज्यसभा को करता है उसको बोलते हैं चेयरमैन। जो राज्यसभा को प्रिजाइड करता है, राज्यसभा को हेड करता है, उसको बोलते हैं चेयरमैन। तो क्वेश्चन हमारे पास यही है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए राज्यसभा का चेयरमैन यहां से कोई मेंबर उठ के नहीं बनता। जैसे लोकसभा में यहां से कोई मेंबर उठ के इलेक्ट हो जाता है और वो स्पीकर बन जाता है, लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन ऐसा नहीं होता। राज्यसभा का चेयरमैन बनाया गया है जी वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है जी, वाइस प्रेसिडेंट को क्या बनाया गया है? राज्यसभा का चेयरमैन। आप इतनी सी बात याद रखिए कि हमारे पास एक प्रेसिडेंट की पोस्ट थी। ठीक है जी, हमारे पास क्या थी? एक प्रेसिडेंट की पोस्ट। प्रेसिडेंट अगर किसी टाइम बीमार हो जाए या इंडिया में नहीं है तो उस टाइम प्रेसिडेंट की चेयर खाली नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमने बना दिया वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की एक पोस्ट बना दी हमने। वाइस प्रेसिडेंट को बोला कि तुम जाके प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ जाना जब भी क्या हो, प्रेसिडेंट एब्सेंट हो। लेकिन इन केस वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, इन केस प्रेसिडेंट तो बैठा है तो वाइस प्रेसिडेंट को हम फ्री में क्या काम दें? उसको कोई तो काम देना ही है ना, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट की तो जरूरत नहीं है। इसीलिए आप ये समझ लो कि हमने क्या किया, वाइस प्रेसिडेंट को एक बना दिया हमने कास्ट का चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए जी ऐसी, मतलब मैंने आपको सिर्फ याद करने की ट्रिक बताई है कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम तो क्या है? प्रेसिडेंट बनना। ये हमें बता रहा है आर्टिकल 65। ठीक है जी, और वाइस प्रेसिडेंट साथ साथ में क्या काम करेगा ये हमें बता रहा है आर्टिकल 64 की चेयरमैन ऑफ राज्यसभा।
तो यही है हमारा क्वेश्चन कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये मैंने आपको सब क्यों बताया, क्योंकि अब इसमें इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट जो बंदा होगा वही बंदा आके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनेगा। पेपर में ना कई बार ये स्टेटमेंट उल्टी दे देते हैं कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट। नहीं, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, बल्कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो बनेगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल व्हेन। देखिए रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि जो चीज ऑलरेडी एडजुडिकेट हो चुकी है उसको दोबारा कोर्ट में नहीं लेके आ जाएगा। कहने का मतलब जिसका ट्रायल हो चुका है, जो डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है, उसी मैटर को दोबारा कोर्ट में नहीं लेके आया जाएगा। ये हमें दिया हुआ है सेक्शन 11 सीपीसी में। सेक्शन 11 सीपीसी हमें बेसिकली रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल बता रहा है। उसमें बेसिकली एसेंशियल्स क्या है रेस जुडिकाटा के, कि रेस जुडिकाटा का जो फॉर्मर सूट है, जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, उसका डिसीजन आ जाना चाहिए। ठीक है जी, फॉर्मर सूट का डिसीजन आ जाना चाहिए, मतलब फॉर्मर सूट क्या होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए। और जो फॉर्मर सूट है, ठीक है जी, और अब ये बाद वाला सूट है, जो बाद वाला सूट है और फॉर्मर सूट है, इन दोनों में पार्टी सेम होनी चाहिए। ठीक है जी, सेम टाइटल होना चाहिए। ठीक है जी, और जो मैटर यहाँ पे डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था, वही मैटर यहाँ पे डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन क्या होना चाहिए, इशू होना चाहिए। और हमारे पास अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जी, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल व्हेन। जब कब एप्लीकेबल होगा, जब सेम मैटर इज ऑलरेडी डिसाइडेड इन अ सूट बाय अ कोर्ट। ठीक है जी, कि सेम मैटर है, ऑलरेडी डिसाइडेड है सूट में, कहाँ पे, कोर्ट में। तो ये ऑप्शन हमें सही लग रही है। सेकंड ऑप्शन है द सेम मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। देखिए पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर मैटर पेंडिंग है तो उस पर रेस सब जुडिस लगेगा, रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। रेस सब जुडिस दिया हुआ है सेक्शन 10 में, लेकिन रेस जुडिकाटा डिसाइडेड मैटर्स पे लगता है। रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 सीपीसी। टाइम बार देखिए, लिमिटेशन का टाइम बार का हमारे साथ कोई लिंक नहीं है इसमें। और एग्जीक्यूशन स्टेट है, स्टेट है मतलब अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो इस पे भी नहीं लगता। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, सेम मैटर इज ऑलरेडी डिसाइडेड इन अ सूट ऑफ बाय द कोर्ट। और सेक्शन 11 में आप एक और बात याद रख सकते हैं कि इसमें 8 एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है जी, 8 एक्सप्लेनेशंस हैं। उसमें से फोर्थ एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ठीक है जी, याद रखना है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहां पे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11। कौन सी एक्सप्लेनेशन, फोर्थ एक्सप्लेनेशन किसकी, सेक्शन 11 की, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि सेक्शन 26 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 रिक्वायर्स अ फैक्ट शुड बी प्रूव्ड बाय। देखिए सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी ना हमें बता रहा है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में, कि सूट का इंस्टीट्यूशन मतलब सूट को कैसे कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। ठीक है जी, कैसे दर्ज किया जाएगा। तो सूट, जब भी सूट को इंस्टीट्यूट करना है तो उसको करना है थ्रू प्लेंट। सेक्शन 26 हमें बता रहा है कि जब भी सूट को इंस्टीट्यूट करना है उसको कैसे इंस्टीट्यूट करना है, प्लेंट में। तो प्लेंट में हम क्या लिखेंगे, अपने फैक्ट्स लिखेंगे। तो फैक्ट्स को किससे प्रूव करना है, एफिडेविट से। ठीक है जी, 2002 में अमेंडमेंट हुई थी सेक्शन 26 सीपीसी में। उसमें अमेंडमेंट करके प्रोविजन ऐड किया गया कि जब भी प्लेंट ऐड होगी, प्लेंट के साथ हमें क्या देना है, एफिडेविट देना है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा जी, एफिडेविट, ऑप्शन ए। एफिडेविट के बारे में और आपको प्रोविजन बता देता हूं कि हमारे पास सेक्शन 1 है जी एविडेंस एक्ट का। सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट हमें बताता है कि एफिडेविट को प्रूफ नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बता रहा है एफिडेविट इज नॉट अ वैलिड प्रूफ। लेकिन हमारे पास एक सीपीसी में ऑर्डर 18 है जी, ऑर्डर 18 उसका रूल 4, ऑर्डर 18 रूल 4 सीपीसी हमें कह रहा है कि जब भी चीफ एग्जामिनेशन होगा, मतलब चीफ एग्जामिनेशन जो पार्टी खुद विटनेस को बुला रही है उसका एग्जामिनेशन करवा रही है, उसको बोलते हैं चीफ एग्जामिनेशन। जब भी चीफ एग्जामिनेशन होगा वो डायरेक्टली एफिडेविट से हो सकता है। तो सीपीसी क्या होगी, यहाँ पे एविडेंस को ओवर रूल कर रही है उसको। ठीक है जी, एज अ सीपीसी स्पेशल हुआ है तो उसने स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है कि ऑर्डर 18 रूल 4 से चीफ एग्जामिनेशन एफिडेविट से हो सकता है। ठीक है जी, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि सूट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डैश। देखिए सेक्शन 6 ऑफ एसआर है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हमें बता रहा है कि जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका कोई सूट है, सूट किसका होना चाहिए, पोजेशन का। ठीक है जी, सूट फॉर पोजेशन। पोजेशन से क्या है, किसी बंदे को डिस्पोजेस कर दिया गया है,
वो डिस्पोजेशन कैसा होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, मतलब लॉ को फॉलो करके नहीं होना चाहिए, डिस्पोजेशन होना चाहिए इलीगली। जब भी किसी पर्सन को इलीगली डिस्पोजेस कर दिया गया है उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो वो क्या कर सकता है, सेक्शन 6 SRA का सूट फाइल कर सकता है। इसमें क्या होगा जी, उसको समरी प्रोसीजर होता है, ठीक है जी, समरी प्रोसीजर होगा, उसको क्या है, डायरेक्टली पोजेशन दिलवाया जाएगा। इस सेक्शन 6 के सूट को कोई भी बंदा फाइल कर सकता है, ऑनर होना जरूरी नहीं है। और सेक्शन 6 का सूट की जो एक्सपायरी पीरियड है, कि मतलब कितना टाइम पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड क्या है उसका, तो वो है जी 6 मंथ, ठीक है जी। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था कि सेक्शन 6 में, ठीक है जी, एक्सपायरी पीरियड कितना है जी, 6 मंथ का। और सेक्शन 6 में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होगा। एंड सेकंड बात कि इसमें ना तो अपील होगी, ना ही इसमें क्या होगा जी, रिव्यू होगा। अपील और रिव्यू नहीं हो सकती, सिर्फ रिवीजन हो सकती है। और रिवीजन की प्रोविजन कहाँ पे है जी हमारे पास, 115 CPC। डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिव्यू कहाँ पे है CPC में, 115 CPC में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Under section 102 of CPC, no second appeal lies from any decree when the subject matter of original suit is recovery of money not exceeding। देखिए इसमें ये पूछा गया है कि जब भी मनी डिक्री का सूट होगा तो उसमें सेकंड अपील नहीं लाई करेगी। कब, जब अमाउंट किससे कम हो, 25,000 से, ठीक है जी, किससे कम हो, 25,000 रुपी से। देखिए अभी हम डिक्री और अपील की बात हुई है तो हम इसके रिलेटेड प्रोविजन भी देख लेते हैं। हमारे पास ना एक सेक्शन 2 क्लॉज 2 है जी, ठीक है जी, सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ CPC। सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ CPC हमें क्या बता रहा है कि डिक्री की डेफिनेशन बता रहा है, ठीक है जी, कि डिक्री क्या होगी। उसके बाद है हमारे पास एक सेक्शन 96, ठीक है जी। सेक्शन 96 हमें बता रहा है कि एवरी डिक्री इज अपीलेबल, कि हर कोई डिक्री की क्या हो सकती है, अपील हो सकती है। लेकिन दो तरह की डिक्री की अपील नहीं हो सकती। पहली डिक्री तो कंसेंट डिक्री, जो कंसेंट डिक्री कॉम्प्रोमाइज डिक्री है उस पर अपील नहीं हो सकती। सेकंड डिक्री है स्मॉल कोजेस कोर्ट की। स्मॉल कोजेस कोर्ट होती हैं, अगर उनकी कोई डिक्री पास की हुई है तो उसमें जब मैटर 10,000 से कम हो, ठीक है जी, मैटर किससे कम हो, 10,000 से, तो उसमें भी क्या नहीं हो सकती, अपील नहीं हो सकती, ठीक है जी। ये तो रही फर्स्ट अपील की बात। सेकंड अपील के बारे में दिया हुआ है जी हमारे पास सेक्शन 100 में। सेक्शन 100 CPC हमें बताता है सेकंड अपील के बारे में कि सेकंड अपील हमेशा हाई कोर्ट में होगी। इंपॉर्टेंट है जी, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि सेकंड अपील लाइज टू वेयर, हाई कोर्ट, ठीक है जी। सेकंड बात कि सेकंड अपील हमेशा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही होगी, ठीक है जी। सेकंड अपील हमेशा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही होगी। ये कौन बता रहे हैं हमें, सेक्शन 100। सेक्शन 100 के बाद हमारे पास है जी सेक्शन 102, जो हमें बता रहा है कि मनी डिक्री में, जो हमारा क्वेश्चन है जी कि मनी डिक्री कब फाइल नहीं होगी, कब फाइल नहीं होगी, जब अमाउंट 25,000 से कम हो, ठीक है जी। नाउ अभी डिक्री की बात हुई है, ऑर्डर की भी आपको बता ही देता हूं कि ऑर्डर्स के बारे में हमारे पास दिया हुआ है सेक्शन 104 में कि एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। सिर्फ वही ऑर्डर अपीलेबल होंगे जो सेक्शन 104 में दिए हुए हैं एंड ऑर्डर 43 में दिए हुए हैं, ठीक है जी। ऑर्डर 43 और सेक्शन 104 में ही जो ऑर्डर दिए हुए हैं वही ऑर्डर्स क्या होंगे, अपीलेबल होंगे। उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन है 107। 107 हमें बताता है एप्लीकेंट कोर्ट्स की पावर, ठीक है जी। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि एप्लीकेंट कोर्ट्स की पावर कहाँ पे है, सेक्शन 107 में, ठीक है जी। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर द प्रोविजन रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम आर कंटेन्ड इन। देखिए सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम होते क्या हैं, पहले हम ये समझते हैं। हम मान लीजिए हमारे पास कोई एक सूट है, ए ने बी के खिलाफ एक सूट डाला कि मैंने 10,000 रुपीज़ लेने हैं जी, ठीक है जी। ए ने बी के खिलाफ सूट डाला कि उसने कितने रुपीज़ लेने हैं, 10,000 रुपीज़, ठीक है जी। लेकिन बी ने भी ए के खिलाफ सूट डालना है कि उसने भी ए से 2,000 रुपीज़ लेने हैं, ठीक है जी। बी ने भी ए से कितने रुपीज़ लेने हैं, 2,000। तो अभी हम क्या करेंगे कि बी एक सेपरेट सूट डाले ए से 2,000 रुपीज़ लेने के लिए। इससे बेटर तो यही है ना कि बी अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में ही बोल दे, ठीक है जी, रिटर्न स्टेटमेंट में ही बोल दे कि उसने 2,000 रुपीज़ लेने हैं। तो ए की अमाउंट जो 10,000 की है उससे कम होकर कितने की रह जाएगी, वो 8,000 की। तो बेसिकली पर्पज सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम का क्या है जी, कि हम लिटिगेशन, जो मल्टीपल लिटिगेशन है उसको रोकना है। तो सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब भी रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट अपना कोई क्लेम सेट ऑफ और मतलब अपना खुद का क्लेम रखना चाहता है, उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दो अलग अलग टर्म क्यों है। सेट ऑफ हमेशा जी मनी डिक्री में होगा,
सेट ऑफ हमेशा मनी डिग्री में होगा। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये दिया सेट ऑफ की कि 10,000 की अमाउंट थी, 2,000 वो सेट ऑफ करना चाहता था। काउंटर क्लेम कोई भी क्लेम हो सकता है। सेट ऑफ हमेशा मनी डिग्री, मनी क्लेम होगा। काउंटर क्लेम कोई भी किसी भी टाइप का क्लेम हो सकता है। ठीक है जी। ये हमें दिए हुए हैं रिटर्न स्टेटमेंट में। रिटर्न स्टेटमेंट का ऑर्डर क्या है जी? ऑर्डर रेट। ठीक है जी। ऑर्डर रेट में जो सारी प्रोविजन दी हुए हैं, सेट ऑफ दिया हुआ है जी रूल 6 में। सेट ऑफ कहाँ है जी? रूल 6 में। और काउंटर क्लेम कहाँ है जी हमारे पास? रूल 6A में। ठीक है जी। 6A आ गया, इट मीन्स ये ऐड हुआ होगा, ये ऐड हुआ है जी 1976 की अमेंडमेंट में। ठीक है जी। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर द प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम आर कंटेन्ड इन ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 में तो प्लीडिंग है जी। प्लीडिंग मीन्स रिटर्न स्टेटमेंट एंड प्लेंट। ठीक है जी। ऑर्डर 6 बात कर रहा है प्लीडिंग की, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑर्डर 7 बात कर रहा है प्लेंट में। ठीक है जी। ऑर्डर 7 प्रोविजन ले डाउन कर रहा है प्लेंट के बारे में। ऑर्डर रेट कर रहा है जी रिटर्न स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा जी? ऑर्डर रेट, ऑप्शन सी। ठीक है जी। ऑर्डर 9 हमें बता रहा है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या है? ऑर्डर रेट, ऑप्शन सी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 प्रोवाइड्स दैट अ सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। देखिए रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग होता है कि किसी क्लेम के लिए अगर पूरे का पूरा विलेज, मान लीजिए पूरे के पूरे विलेज ने कोई कुएं से वो पानी भर रहे हैं, तो उस कुएं का पानी के लिए वो राइट के लिए वो क्लेम डाल रहे हैं, तो पूरे का पूरा विलेज हो गया ना। तो ऐसी कहीं भी जब बहुत सारे पीपल्स हो, जब पूरे का पूरा विलेज हो, उन्होंने कोई क्लेम लेना है, तो पूरे का पूरे विलेज तो नहीं ना कोर्ट में आ सकता कि इतने इतने बंदों को प्लेंटिफ बनाए हम। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक या दो बंदा उन सभी के सभी बंदों को क्या करेगा, सभी के सभी विलेज को क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। इसी सूट को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव सूट, कि किसी और को रिप्रेजेंट करना, लेकिन उस बंदे का खुद का राइट भी होना चाहिए। ठीक है जी। इसके प्रोविजन हमारे पास कहां दिए हुए हैं? ऑर्डर 1 रूल 8 में। ऑर्डर 1 रूल 8 हमें अलाउड करता है कि हम रिप्रेजेंटेटिव सूट डाल सकते हैं, लेकिन इसमें 2 3 4 एसेंशियल्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। पहली एसेंशियल तो ये है कि ये हमेशा कोर्ट की परमिशन से होगा। ठीक है जी। कोर्ट की परमिशन से होगा। सेकंड बात कि सभी जो भी मतलब जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, सभी को नोटिस जाना जरूरी है। ठीक है जी। चाहे कंसेंट करनी है, चाहे कॉम्प्रोमाइज करना है बाद में, या कुछ भी डिसीजन देना है, या कुछ भी करना है, तो वो सभी पार्टीज को नोटिस जाएगा। ठीक है जी। थर्ड बात, जो भी डिसीजन आएगा वो सभी पार्टीज पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। सभी पार्टीज पे क्या होगा? इक्वली एप्लीकेबल होगा। और फोर्थ थिंग, अगर कोई पार्टी जो वैसे तो सूट ऑफ द पार्टी नहीं बनी है, लेकिन वो इंटरेस्टेड थी, उसको नोटिस गया है, अगर वो बाद में भी अपीयर होना चाहे, वो हो सकती है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ विटनेस हु हैज ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड मे बी रिकॉल्ड अंडर ऑर्डर 18 रूल 17 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बाय। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ऑर्डर 18 रूल 17 में जो विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं, ठीक है जी, उसको दोबारा रिकॉल किया जा रहा है। वो कौन रिकॉल करता है? ठीक है जी। तो वो रिकॉल कौन करता है जी? कोर्ट। ठीक है जी। ऑर्डर 18 रूल 17 क्लियरली बताता है कि कोर्ट के पास पावर है, जो विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं उनको वो दोबारा क्या कर सकती है? रिकॉल कर सकती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तो आंसर क्या होगा जी इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। देखिए सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट को। वो कहता है सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग कि कोई भी सॉवरेन एक्ट्स या फिर जुडिशियली, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन, इनके पब्लिक जो सर्वेंट है, इनके द्वारा कोई भी अपना एक्ट करते हुए कोई कोई डॉक्यूमेंट पास किए जाते हैं, तो वो भी सारे क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं जी? अभी एक कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। देखिए 164 ऑफ सीआरपीसी में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करता है, तो वो भी क्या हो गया? उसका जुडिशियल एक्ट हो गया, तो वो भी क्या हो गया? पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, 164 सीआरपीसी पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को अवेलेबल होती है जो कि इंटरेस्टेड ऑफ द पार्टीज होती हैं, इंटरेस्टेड ऑफ द केस होती हैं। उसके बाद है जी सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट। देखिए पब्लिक सर्वेंट को क्या करना है? प्रोसिक्यूट करना है, उसके लिए सैंक्शन लेनी पड़ रही है गवर्नमेंट की। तो वो सैंक्शन जो गवर्नमेंट दे रही है, वो भी क्या होगी? गवर्नमेंट अपना एक्ट कर रही है, तो वो भी क्या हो गया जी? पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद रजिस्टर करना, रजिस्टर का काम किसका है? रजिस्ट्रार का, तो वो भी क्या है? पब्लिक सर्वेंट है, तो जो भी उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहा है बर्थ और डेथ की, तो वो भी क्या हो गया जी? पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। लेकिन विल तो एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? ना ही तो ये तो जुडिशियल एक्ट है, ना ही लेजिस्लेटिव, ना ही एग्जीक्यूटिव, तो ये क्या हो गया जी? प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी? ऑप्शन डी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग
इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैपन। देखिए यहाँ पे वर्ड आपको ध्यान रखना है कोलेटरल। जब भी वर्ड कोलेटरल आ जाता है कि अगर वो किसी इवेंट का होना या ना होना किसी कोलेटरल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी, तो उसके हमेशा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, कंटेंजेंट। कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी इवेंट के होने या ना होने पे कोलेटरल थिंग पे डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास दिए हुए हैं सेक्शन 31 टू लेके सेक्शन 36 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज कंटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी। देखिए सेक्शन 11 डील करता है रेस जुडिकाटा से। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 11 किससे डील करता है, रेस जुडिकाटा से। सेक्शन 10 की बात करें, सेक्शन 10 डील करता है रेस सब जुडिस से। देखिए रेस सब जुडिस का मतलब होता है कि जो मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, पेंडिंग मैटर होते हुए भी हमने न्यू सूट डाल दिया, तो न्यू सूट पे क्या लगेगा, रेस सब जुडिस, क्योंकि पिछला मैटर पेंडिंग है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 10 में रेस सब जुडिस। और सेक्शन 11 डील करता है कि एक मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है फिर हमने सेकंड सूट डाला है, ठीक है जी, तो वो क्या होगा जी, रेस जुडिकाटा, ठीक है जी। सेक्शन 12 डील करता है जी कोई भी मैटर जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार दिए हुए हैं, ठीक है जी, सेक्शन 12 कुछ बार बता रहा है हमें। सेक्शन 13 हमें बता रहा है फॉरेन जजमेंट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में स्टिपुलेशन, ठीक है जी, स्टिपुलेशन किसकी, असेंशियल, वर्ड है जी एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए हमारे पास है ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 का, उसमें गुड्स की सेल्स पे कुछ स्टिपुलेशन बताई गई हैं। स्टिपुलेशन का मीनिंग है टर्म्स एंड कंडीशंस। जब भी कोई सेल्स ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन असेंशियल है कि मतलब उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो उस असेंशियल कंडीशन को हम बोलेंगे कंडीशंस, ठीक है जी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उसको वर्ड यूज कर रहा है कंडीशन। अगर वो असेंशियल नहीं है तो वो क्या होगी, वारंटी। तो हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दो तरह की स्टिपुलेशन बता रहा है, एक तो कंडीशन और एक वारंटी। अगर वो एसेंशियल है तो उसको हम बोलेंगे कंडीशन, अगर वो एसेंशियल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे वारंटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कंसेप्ट ऑफ लेट द बायर बिवेयर इज स्टेटेड। देखिए लेट द बायर बिवेयर का मतलब है कि बायर को खुद ही बिवेयर होना पड़ेगा जब वो किसी गुड्स को खरीद रहा है, ठीक है जी। ये हमें दिया हुआ है सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है जी। इसका मीनिंग है लाटिन मैक्सिमम इसका जी केविएट टेम्पटर। केविएट टेम्पटर का मीनिंग है जी लेट द बायर बिवेयर। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी पेटेंट डिफेक्ट होते हैं ना, जो भी पेटेंट डिफेक्ट मतलब जो कि हमें किसी गुड्स को देख के पता चल सकते हैं, तो उनके लिए सेलर जिम्मेवार नहीं होगा, उसको उसके लिए बायर को खुद ही बिवेयर रहना होगा, ठीक है जी। ये हमें बताता है केविएट टेम्पटर का प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टनरशिप राइजेस फ्रॉम। देखिए हमारे पास ना सेक्शन 5 है जी, पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो हमें बताता है कि पार्टनरशिप का जो रिलेशन है कैसे राइज होगा, कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है जी। कोई भी पार्टनरशिप है उसका रिलेशन कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट से होगा, मतलब एक एग्रीमेंट होगा, उसी से ही एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसी से एक पार्टनरशिप फॉर्म बनेगी, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पर्सन हु इज माइनर। देखिए माइनर के बारे में ना हमें पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 30 में बताया गया है कि एक माइनर को हम एज अ पार्टनर ले सकते हैं, लेकिन वो कभी भी पार्टनर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी अभी ऊपर आपको बता के हटाऊं कि पार्टनरशिप क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। और कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 11 हमें क्लियरली बता रहा है कि कोई भी माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए क्या नहीं है, कैपेबल नहीं है। अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता तो वो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा। इसलिए माइनर कभी भी पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन सेक्शन 30 हमें एक एक्सेप्शन ले डाउन कर रहा है। सेक्शन 30 हमें बता रहा है कि हम माइनर को बेनिफिट्स ऑफ द शेयर दे सकते हैं, मतलब बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप दे सकते हैं। वो कभी भी पर्सनल लाइबल नहीं होगा, लेकिन उसको हम क्या दे सकते हैं, बेनिफिट्स दे सकते हैं फर्म के। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना वो पार्टनर बन गया। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पर्सन हु इज अ माइनर कैन बी पार्टनर। नहीं, पार्टनर तो हो ही नहीं सकता माइनर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल नहीं है। कैन नॉट बी अ पार्टनर, ये ऑप्शन हमें सही लग रही है। कैन बी पार्टनर विद कंसेंट, नहीं, कंसेंट भी दे दें फिर भी माइनर तो पार्टनर बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं है। उसके बाद कैन बी पार्टनर फॉर लिमिटेड पीरियड, नहीं, पीरियड हो ही नहीं सकता, तो वो लिमिटेड पीरियड की क्या बात होगी। तो आंसर क्या होगा जी हमारे पास, कैन नॉट बी अ पार्टनर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, टोट इज। देखिए टोट क्या होते हैं, सिविल रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है जी। टोट क्या होते हैं, सिविल रॉन्ग्स होते हैं, जिसके लिए हम केस में डायरेक्ट फाइल करते हैं। और टोट के लिए हमारे पास कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है,
ठीक है जी। टोट क्या हो गया, जैसे डेफामेशन हो गया, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया, ये अलग अलग तरह के टोट होते हैं जिसमें हम डैमेजेस क्लेम करते हैं। ठीक है जी। तो क्रिमिनल रॉन्ग तो नहीं होते हैं, तो टोट क्या होते हैं जी, सिविल रॉन्ग होते हैं। ठीक है जी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता। ठीक है जी। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो ये हमारे पास कहां दिया हुआ है, सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है जी। सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज लेड डाउन। देखिए रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस पूछा गया है, वो है रेलैंड वर्सेस फ्लेक्चर। ठीक है जी, वो है रेलैंड वर्सेस फ्लेक्चर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। देखिए लिमिटेशन एक्ट ना बेसिकली हमें क्या कर रहा है, लिमिटेशन एक्ट हमें एक पीरियड बता रहा है कि इसी पीरियड में ही आपको सूट, अपील और आपकी एप्लीकेशन फाइल करनी है। अगर हम उस पीरियड में अपने सूट, अपील और एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं तो हमारा सूट क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। हम कोर्ट में नहीं जा सकते, उसे हम कहते हैं कि हमारी कोर्ट में जाने की रेमेडी बार हो जाएगी, लेकिन हमारा राइट खत्म नहीं होगा, हमारी रेमेडी क्या हो जाएगी, बार हो जाएगी। ये हमें बता रहा है सेक्शन 3। सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट हमें कहता है कि हमारी रेमेडी बार हो जाएगी अगर हमने लिमिटेशन में सूट नहीं फाइल किया। लेकिन हमारे पास ना सेक्शन 4 से लेके 24 तक कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं जिसमें हमारा लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है जी। 4 से 24 तक हमारा लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। तो जब हमारा एक पीरियड एक्सटेंड हो गया उसको हम बोलते हैं प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड का क्या मतलब है कि लिमिटेशन पीरियड तो जो हमारे पास था वो था, प्लस जो यहाँ पे हमें एक्सटेंशन मिल गया, दोनों पीरियड को जोड़ के जो पीरियड बनता है उसको हम बोलते हैं प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है जी। अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहाँ पे आ रहा है, यही 4 to 24 में आ रहा है ना, तो ये मतलब हमारे पास एक्सटेंशन की बात कर रहा होगा। सेक्शन 5 हमें कह रहा है कि जब भी अपील, किसमें, अपील और एप्लीकेशन, ठीक है जी, अपील और एप्लीकेशन, अपील और एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की नहीं होनी चाहिए, अपील और एग्जीक्यूशन में हमारा पीरियड, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है। ठीक है जी। लेकिन हमारे पास सफिशिएंट कॉज था, यही वर्ड मेन है इसमें, सफिशिएंट कॉज। अगर हमारे पास सफिशिएंट कॉज था कि मान लो कोई पर्सन बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था, ठीक है, वो कोर्ट में आ ही नहीं सकता था, जब वो आउट ऑफ इंडिया था, जब भी कोई और सिचुएशन जो सफिशिएंट कॉज में आ रही है, ठीक है जी, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी, उसका लिमिटेशन पीरियड को क्या करेगी, एक्सटेंड कर देगी, उसके प्रेस्क्राइब्ड पीरियड को क्या करेगी, वो एक्सटेंड कर देगी। तो चलिए हम ऑप्शंस को देखते हैं कि बार ऑफ लिमिटेशन नहीं, बार ऑफ लिमिटेशन तो मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 3 में, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, तो ये हो गया हमारा आंसर, एक्सटेंशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड की लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, सेक्शन 5 में एक्सटेंड होगा। उसके बाद लीगल डिसेबिलिटी नहीं, लीगल डिसेबिलिटी के प्रिंसिपल के बारे में तो हमारे पास 6 में बताया गया है कि अगर कोई पर्सन की लीगल डिसेबिलिटी थी, माइनर था, ठीक है जी, लुनेटिक था, इडियट था, तो उस केसेस में क्या होगा, उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, वो सेक्शन 6 बोल रहा है लिमिटेशन का। ठीक है जी। स्पेशल एक्सेप्शन ऐसी कुछ बात नहीं है इसमें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके ऊपर वाले क्वेश्चन का जी, ऑप्शन बी, एक्सटेंशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड कंपलसरी। देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 हमें बताता है कुछ चीजों के बारे में कि इसको हमने रजिस्टर करवाना है। उसका सेक्शन 17 और सेक्शन 18, ठीक है जी, ये डील करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। सेक्शन 17 में जो क्लॉज 1 है, ठीक है जी, सेक्शन 17 में जो क्लॉज 1 है वो हमें बता रहा है कि किन किन चीजों को रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी है। ठीक है जी। और सेक्शन 17 का क्लॉज 2 है जो हमें बता रहा है कि किन किन चीजों को रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी नहीं है। और सिमिलरली सेक्शन 18 है, वो भी हमें यही बता रहा है कि किन किन चीजों की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो हमारे पास बेसिकली एक यही सेक्शन है, सेक्शन 17 क्लॉज 1, जो हमें बता रहा है कि किन किन चीजों की रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी है। तो अभी ये हमारे पास 5 क्लॉजेस ले डाउन करता है। ठीक है जी। उसमें हम देखते हैं कि ये हमारा आ रहा है नहीं आ रहा। इसमें लिखा हुआ है कि विल ऑफ, देखिए विल को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 में साफ साफ लिखा हुआ है कि विल को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था कि विच इज रिक्वायर्ड, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है जी। उसके बाद है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 17 हमें कहता है क्लॉज 1 कि किसी भी, अगर किसी भी चीज की हमारे पास सेल हो रही है, सेक्शन 17(1) क्लॉज बी, कि हमारे पास कोई राइट अफॉर्म हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, सेल में राइट क्रिएट हो रहा है ना, तो उसमें जो भी मूल प्रॉपर्टी की सेल हो रही है अगर वो 100 रुपीज से ज्यादा, तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है। अभी हमारे पास बी ऑप्शन क्या है कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यू मोर देन 200, तो ये किससे ज्यादा होगी, 100 से ज्यादा होगी, तो इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं कि इंस्ट्रूमेंट प्रपोर्टिंग टू क्रिएट अ राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ वैल्यू ऑफ 5 रुपीज। ठीक है जी। देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, इमूवेबल की जरूरी है, तो ये भी क्या होगी, रजिस्ट्रेशन करवाने की इसकी जरूरत नहीं है।
उसके बाद है लीज। लीज हमेशा 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा की रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है, तो इसमें क्या दिया हुआ है 10 मंथ, तो ये भी रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा जी, बी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। देखिए एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्रेशन करवानी है, शैल ऑपरेट फ्रॉम द टाइम। अच्छा जी, जो भी हमने एग्रीकल्चर लैंड की एक सेल डीड है उसको हमने रजिस्टर्ड करवाया, तो वो कब से एप्लीकेबल होगी, मतलब वो कब से मानी जाएगी। देखिए हमारे पास ना एक सेक्शन 47 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, वो बताता है हमें रिलेशन बैक थ्योरी के बारे में। सेक्शन 47 हमें कहता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट किया गया है, मतलब जब भी किसी सेल को एग्जीक्यूट किया गया है, बेशक उसको रजिस्ट्रेशन बाद में करवाया हो, जब भी उसको एग्जीक्यूट किया गया है उसी टाइम से ही वो क्या होगी, ऑपरेशन में आ जाएगी। तो अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड, नहीं रजिस्ट्रेशन से नहीं ऑप्शन में आएगी, वो कहां से आएगी, एग्जीक्यूशन से। तो हमारे पास आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन बी। ठीक है जी। डिलीवरी नहीं, डिलीवरी में भी, डिलीवरी तो सेल की बाद में भी हो सकती है प्रॉपर्टी की। डेट ऑफ एंट्री इन म्यूटेशन नहीं। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, by the virtue of amendment of 2003 of section 19 of Hindu Marriage Act, wife as a petitioner can present her petition to the district court of an area। देखिए सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ना हमें जुरिडिक्शन बता रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के केस कहाँ फाइल होंगे। सेक्शन 19 ने हमें पहले बात ये बताई है कि केस कहाँ फाइल होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है जी। सेकंड वो बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से एरिया का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ लास्ट रिजाइड कर रहे थे। ठीक है जी। सेकंड थिंग, जहां पे रिस्पोंडेंट रिजाइड कर रहा है, मतलब अगर हस्बैंड ने केस फाइल किया है तो जहां पे वाइफ रह रही है, अगर वाइफ ने केस फाइल किया है तो जहां पे हस्बैंड रह रहा है। पहले अब तक तो यही था, लेकिन हमारे पास अमेंडमेंट आई 2003 की। 2003 की अमेंडमेंट से क्या हुआ जी, कि जहां पे वाइफ रह रही है, ठीक है जी, केस फाइल के दौरान अगर वाइफ ने केस फाइल किया है, वाइफ पिटिशनर है, तो जब वहां पे वाइफ रह रही है तो वहां पे भी क्या कर सकती है, वो केस फाइल कर सकती है। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया जी, ऑप्शन ए, कि वेयर शी इज रिजाइड ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन ए। उसके बाद है जी हमारे पास marriages of the all person who are citizen of India belonging to various religions should be compulsory registered। ठीक है जी, in our respective states where the marriage is solemnized, this has been ruled by the Supreme Court। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ना सीमा वसीम अश्विनी कुमार के केस में ये कहा था कि हर एक मैरिज, ठीक है जी, रजिस्टर्ड होनी चाहिए एंड स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए रूल्स बनाने हैं। ठीक है जी, आपको याद रखना है कि मैरिज को रजिस्टर्ड करवाने के लिए रूल्स किसने बनाने हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने। एंड सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में इसको कंपलसरी किया, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। अगर इसका ईयर पूछे तो इसका ईयर है जी 2006। ठीक है जी, 2006। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ वुमेन इज। देखिए मुस्लिम मैरिजेज ना मेनली डिसोल्यूशन की जाती हैं बाय द हस्बैंड। मतलब डिसोल्यूशन का मीनिंग है, डिसोल्यूशन दो तरह से हो सकता है, या तो डिवोर्स या फिर डेथ। अगर उन्होंने स्पेशली कहा है कि बाय द वुमेन, इट मीन्स ये डिवोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द वुमेन। अच्छा, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो तलाक हसन, तलाक हसन बाय द हस्बैंड होता है जी। ठीक है जी, हस्बैंड क्या करता है, तलाक देता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, इल्ला, इल्ला भी बाय द हस्बैंड होता है। इल्ला में क्या होता है, अगर हस्बैंड ओथ ले ले, कसम ले ले कि मैं अपनी वाइफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा, तो वो क्या होगा जी, एक टाइप का डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगी। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, इल्ला। उसके बाद है जिहार। जिहार का मतलब है जी अपनी वाइफ को या तो अपनी वाइफ को सिस्टर कह देना या फिर मदर कह देना, या इससे कंपैरेटिव ऐसा कोई भी रिश्ता कह देना जिससे हम शादी नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो वो क्या हो गया, जिहार हो गया। इससे भी क्या हो जाती है, मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन ये भी कौन करता है, बाय द हस्बैंड। एक है हमारे पास खुला जी। खुला में क्या होता है, वाइफ हस्बैंड को ऑफर देती है कि मैं तुमको इतने पैसे दे दूंगी, ठीक है जी, या तुमको ये प्रॉपर्टी दे दूंगी, तुम मुझे बदले में क्या दे दो, डिवोर्स दे दो। तो ये खुला क्या होता है, बाय द ऑफर किसके द्वारा होता है, वाइफ के द्वारा। ठीक है जी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सही हो जाएगा जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रिकॉर्डेड इन केस ऑफ। देखिए एफआईआर के बारे में आपको मैं थोड़ी सी पहले जानकारी दे देता हूं कि हमारे पास एफआईआर 1 सेक्शन 154 सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में एफआईआर रिकॉर्ड करवाई जाती है, लेकिन सेक्शन 154 एफआईआर वर्ड यूज नहीं करता है। एफआईआर वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 207 में। ठीक है जी, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेट में हो, अगर वो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करवाई जाती है कहां पे, सेक्शन 154 में, तो उसको हम बोलते हैं एफआईआर।
ठीक है जी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सेक्शन 154 हमें कह रहा है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन एफआईआर हमेशा तभी रिकॉर्ड होगी जब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में होगी। ठीक है जी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। सेकंड थिंग, वो ऑरल भी हो सकती है और राइटिंग भी हो सकती है। इंफॉर्मेशन अगर ऑरल दी जा रही है तो उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग किया जाएगा, मतलब उसको लिखती में लिया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा इन रिटन। एंड अगर राइटिंग में दी जा रही है एफआईआर तो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, एफआईआर इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इन ऑरल और इन राइटिंग, बट इट मस्ट बी रिड्यूस इनटू राइटिंग। उसको राइटिंग में क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। किसके द्वारा, 154 की एफआईआर की इंफॉर्मेशन हमेशा एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर के द्वारा ही रिकॉर्ड करवाई जाएगी। अगर वो खुद रिकॉर्ड नहीं कर रहा, अपने सबॉर्डिनेट से करवा रहा है, तो वो खुद उसकी डायरेक्शन में होगा सब कुछ। ठीक है जी। उसके बाद 154 के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेंट होगा, इंफॉर्मेंट कोई भी हो सकता है, एक्यूज्ड भी हो सकता है, विक्टिम भी हो सकता है, कोई विटनेस भी हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेंट हो सकता है, तो उसके साइन होने जरूरी है। ठीक है जी। तो बेसिकली 154 में हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करवाते हैं जो किसके लिए होगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी कि एफआईआर इज रिकॉर्डेड इन केस ऑफ नॉन बेलेबल, नहीं बेलेबल और नॉन बेलेबल का कोई मतलब नहीं है, ऑफेंस हमेशा कॉग्निजेबल होना चाहिए, बेलेबल ऑफेंस नहीं। तो हमारे पास आंसर क्या गया जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है जी। कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करूं तो ये हमारे पास सेक्शन 2C में डिफाइन है जी, सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी। वो क्या कहता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि विदाउट वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट, कि मैजिस्ट्रेट के कोर्ट के विदाउट वारंट वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है ऐसे ऑफेंस के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है जी। अरेस्ट करने की पावर दी हुई है पुलिस वाले की 41 में। सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी हमें बताता है कि इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। सेक्शन 42 हमें बताता है कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकता है। ठीक है जी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि एफआईआर अगर मान लीजिए 154 में 154 में अगर एसएचओ एफआईआर रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ठीक है जी, तो उसके लिए रेमेडी क्या है। रेमेडी हमारे पास दो है जी। सबसे पहली है जी कि 154 के क्लॉज 3 में, ठीक है जी, 154 के क्लॉज 3 में हम किसके पास जा सकते हैं, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस एसपी के पास जा सकते हैं। ठीक है जी। अगर वहां पे भी हमें रेमेडी नहीं मिल रही है तो हमारे पास क्लॉज है जी, नेक्स्ट वन सेक्शन है जी 156 क्लॉज 3। ठीक है जी। यहाँ पे हम मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट लेके। ठीक है जी। तब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा अगर उसको सेटिस्फाई हुआ कि एफआईआर रिकॉर्ड की जाए। ठीक है जी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 5 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1973 अ मैजिस्ट्रेट कैन स्टॉप फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन अ समन केस। देखिए वर्ड यहाँ पे है समन केस, और हमारे पास सेक्शन है 167 क्लॉज 5। देखिए हमारे पास ना सेक्शन 167 है, ठीक है जी, जो कि इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है। ठीक है जी। 167 हमें ये बताता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट ना हुई तब क्या होगा। 24 आवर्स में क्यों बोल रहा हूं, देखिए हमारे पास ना, एक सेकेंड, देखिए हमारे पास ना एक सेक्शन 57 है जी। ठीक है जी। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 57। सेक्शन 57 हमें ये बता रहा है कि जब भी पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी किसी केस में, तो वो 24 आवर्स में उसको क्या करेगी, मैजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। कहने का मतलब सेक्शन 57 अगर इसको हम रीड करें, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों हमें मिलके ये बता रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर के पास 24 आवर हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर उस टाइम तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होती है तो वो क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेगा उसके बारे में बताया हुआ है सेक्शन 167 में। सेक्शन 167 कहता है कि अगर वो ऑफेंस वारंट ट्रायल है या फिर कॉग्निजेबल है, ठीक है जी, जिसपे मैजिस्ट्रेट अपना फर्दर एक्शन ले सकता है, तो वो क्या करेगा, रिमांड देगा। ठीक है जी। रिमांड कैन बी जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड। ठीक है जी। पुलिस रिमांड मतलब पुलिस को ही क्यूज को सौंप देगा, जुडिशियल रिमांड में जेल में क्यूज को भेजा जाएगा। ठीक है जी, टिल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसके लिए हमारे पास पीरियड बताया गया है कि पुलिस रिमांड हमेशा सिर्फ 15 डेज के लिए होगी।
फर्स्ट 15 डेज में ही पुलिस रिमांड होगी, इसके बाद नहीं होगी। और रिमांड 15 डेज की दी जाएगी, ठीक है जी। इससे कम की भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम पीरियड 15 डेज हो गए। और ये कब तक चलेगी? ये चलेगी या तो 60 डेज या फिर 90 डेज, ठीक है जी। 90 डेज उस केसेस में होंगे जब कोई भी केस, जो केस रजिस्टर्ड हुआ है, वो उस केस की पनिशमेंट डेथ है, ठीक है जी, या लाइफ इंप्रिजमेंट है, या फिर वो पनिशेबल मोर देन 10 ईयर्स है। उन केसेस में 90 डेज और दूसरे केसेस में 60 डेज। इन केसेस में अगर इन टाइम तक अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो क्या होगा, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको डिफॉल्ट बेल देगा, ठीक है जी, बेल का प्रोविजन आ जाएगा। ये तो 167 में बता रहा है, लेकिन 167 का क्लॉज 5 भी है। 167 का क्लॉज 5 कहता है कि अगर सम्मन केस है, ठीक है जी, अगर केस कौन सा है, सम्मन केस। सम्मन केस कौन से होते हैं? जिसका ट्रायल हमें दिया गया है चैप्टर 20 में, ठीक है जी, जिसके ट्रायल के बारे में हमें बताया गया है चैप्टर 20 में। सम्मन केस वो केस होते हैं जो 2 ईयर से कम पनिशेबल होते हैं, ठीक है जी। तो उन केसेस में अगर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कब तक नहीं हो रही है, 6 मंथ तक, ठीक है जी। ये भी आंसर तो यही है हमारा कि अगर 6 मंथ तक कंप्लीट नहीं हो रही है तो किसके पास पावर है? मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन को रोक देगा, ठीक है जी। लेकिन हमारे पास एक सेक्शन 167 क्लॉज 6 भी है, वो हमें बता रहा है कि हम सेशन जज के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इसको, जो भी मैजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर दिया है इन्वेस्टिगेशन रोकने का, उसको रद्द किया जाए, ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट है जी सेक्शन 357 क्लोज है। देखिए सेक्शन 357 ना हमारे पास डील करता है विक्टिम कंपनसेशन से, कि जो भी विक्टिम है उसका तो लॉस हुआ है ना, क्यूज चाहे नॉन हो चाहे अननोन हो, कि उसको सजा मिली हो चाहे नहीं मिली हो, लेकिन विक्टिम का तो लॉस हो ही चुका है ना। तो इस विक्टिम कंपनसेशन स्कीम ऐड की गई बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2009, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है कि बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2009 हमारे पास विक्टिम कंपनसेशन स्कीम लाई गई, ठीक है जी। इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाता है, और विक्टिम की डेफिनेशन भी ऐड की गई सेक्शन 2 क्लॉज WA। इसमें विक्टिम की डेफिनेशन भी ऐड की गई जिसमें गार्डियन भी इंक्लूड होते हैं। याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विक्टिम इंक्लूड्स गार्डियंस, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है कि 357 क्लॉज 2 में क्वांटम ऑफ कंपनसेशन कौन डिसाइड करेगा? देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है कि एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बैठेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बैठेगी, वही क्या है कंपनसेशन डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ट्रायल कोर्ट नहीं, ट्रायल कोर्ट के पास पावर नहीं है, ठीक है जी। सेशन कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, कौन है जी? डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। देखिए ये कोर्ट भी डिसाइड करती है कंपनसेशन, लेकिन वो क्यूज के भी आप पे करती है, लेकिन स्टेट क्या पैसे देगी, स्टेट क्या विक्टिम को कंपनसेट देगी, वो कौन सा डिसाइड करेगी? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इन अ केस ट्राइड इन अ समरी मैनर द सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट कैन नॉट एक्सीड। देखिए समरी ट्रायल ना हमारे पास चैप्टर 21 में दिया हुआ है, सीआरपीसी के चैप्टर 21 डील करता है समरी ट्रायल से। उसमें सेक्शन है जी 260 से लेके 265 तक, ठीक है जी। 260 से लेके 265 तक हमारे पास डील कर रहे हैं समरी ट्रायल से। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि सीजीएम, ठीक है जी, सीजीएम, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जेएमआईसी मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इन्हीं के पास पावर है समरी ट्रायल करने के लिए। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जेएमआईसी को पावर कौन देता है? देखिए सीजीएम और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास तो पावर है ही है, लेकिन जेएमआईसी के पास डायरेक्टली पावर नहीं है, उसको इंपावर कौन करता है? हाई कोर्ट। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि समरी ट्रायल करने के लिए जेएमआईसी को इंपावर कौन करता है? हाई कोर्ट, ठीक है जी। इसमें समरी ट्रायल में ना कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं, कुछ ऑफेंसेस बताए हुए हैं कि सिर्फ उन्हीं में ही समरी ट्रायल होगा, ठीक है जी। हमारे पास एक सेक्शन 262 है जी, ठीक है जी, 262, ठीक है जी। ये हमें बता रहा है कि जब भी समरी ट्रायल होगा उसमें इंप्रिजमेंट कितनी दी जा सकती है, तो इसने बताया हुआ है कि मैक्सिमम इंप्रिजमेंट हम कितनी दे सकते हैं जी? 3 मंथ। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि इंप्रिजमेंट कैन नॉट एक्सीड कहां तक दी जा सकती है? 3 मंथ। तो ऑप्शन हो गया जी सी। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी वारंट इशूड बाय अ कोर्ट रिमेन्स इन फोर्स अंटिल। देखिए कोर्ट के पास ना पावर है कि वो वारंट इशू कर सकती है, लेकिन कोर्ट वारंट इशू क्यों करती है? जब भी किसी विटनेस या अक्यूज या किसी भी पर्सन की उन्होंने कोर्ट में अपीयरेंस को श्योर करना है, तो अपीयरेंस करने के लिए कोर्ट क्या करेगी? या तो सम्मन भेज सकती है, ठीक है जी, किसी भी पर्सन को या तो सम्मन भेज सकती है कि आप सम्मन लो जी कोर्ट में आओ, ठीक है जी। या फिर कोर्ट क्या कर सकती है, अगर सम्मन भी अपीयर नहीं हो रहा तो उसको डायरेक्टली क्या भेज सकती है? वारंट, ठीक है जी, क्या भेज सकती है? वारंट, ठीक है जी। अगर वारंट पे भी अपीयर नहीं हो रहा बंदा, ठीक है जी, तो क्या कर सकती है? प्रोक्लेमेशन,
ठीक है जी, क्या कर सकती है, प्रोक्लेमेशन। अगर कोई ऑफेंस 82 क्लॉज 4 में दिए हुए हैं उसमें कवर हो रहा है तो उसमें उसको क्या डिक्लेयर कर सकती है, प्रोक्लेम ऑफेंडर। ठीक है जी, तो ये किसी भी पर्सन के अपीयरेंस को इंश्योर कराने के लिए मेथड कोड के पास अंडर सीआरपीसी। ठीक है जी, हम वारंट की बात कर रहे हैं, हमारे पास वारंट के लिए सेक्शन है जी 70। सेक्शन 70 में बताया हुआ है, सेक्शन 70 ऑफ सीआरपीसी, इसमें बताया हुआ है कि कोर्ट जब भी वारंट इशू करेगी, ठीक है जी, तो वो कब तक रहेगा। वारंट की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ठीक है जी, वारंट तब तक एग्जीक्यूट रहता है जब तक उसको एग्जीक्यूट ना कर लिया जाए, मतलब जब तक वारंट फुलफिल ना कर लिया जाए तब तक वारंट की वैलिडिटी चलती रहती है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, 1 मंथ नहीं, 2 मंथ नहीं, 3 मंथ। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, जब तक वारंट को क्या ना कर लिया जाए, एग्जीक्यूट ना कर लिया जाए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर सेक्शन 482 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, इनहेरेंट पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय। देखिए सेक्शन 482 क्या है, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। तो हमारे पास आंसर क्या गया जी, हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की उनकी इनहेरेंट पावर है कि वो क्या कर सकते हैं कि जो जो चीजें सीआरपीसी जिसमें साइलेंट है। देखिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत जजमेंट आती है इस पे कि हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर के अंडर सिर्फ वही चीजें एक्सरसाइज कर सकती है जो जिसके ऊपर सीआरपीसी साइलेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वैशिंग ऑफ एफआईआर, सीआरपीसी में कहीं भी नहीं दिया होगा कि एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है, तो तब हम क्या कर सकते हैं, 482 में हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर से उसको क्वैश कर सकती है। लेकिन जहां जहां सीआरपीसी ने किसी चीज को करने के लिए मना किया है, फॉर एग्जांपल कोई ऑफेंस अगर कंपाउंडेबल नहीं है, तो क्या कंपाउंडेबल नहीं है तो हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर के अंडर उसे कंपाउंडेबल नहीं बना सकती। ठीक है जी, तो इनहेरेंट पावर सिर्फ तभी एक्सरसाइज होगी जहां पर सीआरपीसी के प्रोविजन क्या है, साइलेंट है। और ये पावर आपको डायरेक्टली याद रखनी है, हमारे लिए यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 482 की पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास। लेकिन अगर हम सिविल केसेस की बात करें तो सिविल केसेस में हमारे पास सीपीसी का है जी सेक्शन 151। 151 हमें बताता है इनहेरेंट पावर के बारे में, लेकिन वो इनहेरेंट पावर सभी कोर्ट्स के पास है, सिविल कोर्ट्स के पास है, सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है, ठीक है जी, हाई कोर्ट के पास है। वो कोई भी कोर्ट जो सिविल मैटर्स को देख रही है उनके पास क्या है, वो इनहेरेंट पावर्स है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अकरेंस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रिकॉर्डेड। देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन ये तो हम अभी अभी करके हटे हैं, कहाँ पे होती है, 154 में। ठीक है जी, इन चार जो ये वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, सेक्शन 154 में। ठीक है जी, अगर मैं सेक्शन 150 की बात करूं, सेक्शन 150 में बेसिकली ये बताया हुआ है कि हर एक पुलिस ऑफिसर को, एवरी पुलिस ऑफिसर को अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, ठीक है जी, कॉन्स्पिरेसी चल रही है या उसका कोई डिजाइन चल रहा है कॉन्स्पिरेसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो उसको अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसने अपने सीनियर को देनी है, वो उसकी ड्यूटी है। वो कहाँ पे दी हुई है, सेक्शन 150 में। सेक्शन 152 बेसिकली पुलिस ऑफिसर को इंपावर कर रहा है, ड्यूटी बता रहा है उनकी कि उन्होंने कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी का अगर कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है जी, पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान के लिए उसको रोकना है। ठीक है जी, वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है। 156 बेसिकली बताता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है जी, उसकी इन्फॉर्मेशन उसको मिली है पुलिस ऑफिसर को, तो वो क्या है, विदाउट वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो बेसिकली 156 हमें क्या बता रहा है, पुलिस ऑफिसर की पावर बता रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कॉग्निजेबल केस में विदाउट वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक है जी, इसमें एक क्लॉज 3 भी है जो हमें बता रहा है कि मैजिस्ट्रेट के पास हम कंप्लेंट लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, कि जब भी हमारी एफआईआर बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड एसएचओ रिकॉर्ड नहीं की गई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेम्परेरी रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम प्रिजन इज कॉल्ड। देखिए प्रिजन वर्ड ना हमेशा यूज होता है जब कोई पर्सन को कन्विक्ट कर दिया हो। ठीक है जी, जब एक पर्सन को गिल्टी करार दे दिया हो और वो सजा काट रहा है तो तब हम बोलते हैं प्रिजन, कि वो प्रिजन में है, जेल में है। ठीक है जी, तो इसके लिए अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है, प्रोबेशन। देखिए प्रोबेशन का मीनिंग टेम्परेरी रिलीज नहीं होता, वो तो परमानेंट रिलीज होता है। हमारे पास सीआरपीसी का सेक्शन है जी 360 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी हमें बता रहा है कि प्रोबेशन कैसे कैसे किस किस केसेस में होगा, और एक हमारे पास प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है वो भी इससे डील करता है। तो प्रोबेशन इसका आंसर नहीं है। उसके बाद हमारे पास बेल, बेल होता है हमेशा ट्रायल के दौरान या फिर जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है जी, ये हमारे पास डील करता है चैप्टर 33 ऑफ सीआरपीसी में। ठीक है जी, तो बेल भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बेल तो ट्रायल के दौरान होती है, लेकिन प्रिजन वर्ड हम यूज करते हैं जब पर्सन ऑलरेडी इन जेल हो। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है वर्ड पेरोल। पेरोल और वर्ड फरलो यूज किए जाते हैं जब भी किसी पर्सन को टेम्परेरी रिलीज करना हो। ये आपके पास क्वेश्चन है जी कि आपने डिफरेंस बताना है कि पेरोल और फरलो में क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास इसका आंसर है, वैसे क्वेश्चन का आंसर है जी पेरोल।
उसके बाद हमारे पास ऑप्शन डिस्चार्ज। देखिए डिस्चार्ज और अक्यूटल, ये आपको दो वर्ड का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है जी। डिस्चार्ज और अक्यूटल में क्या डिफरेंस है? जब भी किसी पर्सन को डिस्चार्ज किया जाता है तो सेम ऑफेंस के लिए, ठीक है जी, सेम ट्रांजैक्शन के लिए उसको दोबारा से क्या किया जा सकता है? ट्रायल में लाया जा सकता है, दोबारा से एक्यूज्ड बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को अक्यूट कर दिया गया है तो उसी पर्सन को दोबारा सेम ऑफेंस सेम ट्रांजैक्शन के लिए दोबारा से अक्यूज्ड नहीं बनाया जा सकता, ठीक है जी। तो बेसिकली डिस्चार्ज का मीनिंग है कि पर्सन को टेम्परेरी हमने छोड़ दिया है, ठीक है जी, कि हम उसको दोबारा अगर उसके पास सबूत मिलते हैं, ठीक है जी, कोई एविडेंस मिलता है तो उसको हम दोबारा से कोर्ट में लेके आ सकते हैं। लेकिन अक्यूटल में ऐसा नहीं हो सकता। अक्यूटल में अगर किसी पर्सन को अक्यूट कर दिया तो दोबारा से हम उसको सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से उस पर ऊपर चार्जेस नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी। देखिए एग्जामिनेशन 3 तरह का होता है, वो हमें बता रहा है सेक्शन 137। सेक्शन 137 ऑफ एविडेंस एक्ट हमें बता रहा है कि एग्जामिनेशन 3 तरह का होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस, री, ठीक है जी, ये 3 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं 137 में। एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस, ठीक है जी, एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन, सॉरी क्रॉस नहीं, री एग्जामिनेशन, ये दोनों करवाए जाते हैं बाय द पार्टी हु कॉल द विटनेस। जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है वही उसका क्या करेगी? एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रॉस की, तो क्रॉस एग्जामिनेशन करती है एडवर्स पार्टी, ठीक है जी, दूसरी पार्टी, ठीक है जी, ऑपोजिट पार्टी क्या करेगी? क्रॉस एग्जामिनेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन यही था कि एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, एनी सजेशन, ठीक है जी, एनी सजेशन एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर इज कॉल्ड। देखिए हमारे पास ना एक सेक्शन 141 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ठीक है जी, सेक्शन 141 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, वो हमें बता रहा है कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है जी, क्या बता रहा है हमें? लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिनमें आंसर को सजेस्ट किया जाता है, ठीक है जी, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये बात सही है कि उस दिन तुम वहां थे, तो हमने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया कि तुम उस दिन वहां थे, तो तुमने बस ये बताना है कि हाँ उस दिन मैं वहां था, ठीक है जी। तो ये क्या हो गए? क्वेश्चन में ही क्या किया जा रहा है? सजेस्टिंग द आंसर, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? लीडिंग क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी? एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया जी? सी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में और आपको बताऊं, जानकारी दूं इसके बारे में, लीडिंग क्वेश्चंस हमेशा क्रॉस में पूछे जाएंगे, ठीक है जी। क्रॉस एग्जामिनेशन में ही क्या पूछे जाएंगे? लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चीफ और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस केस में अलाउड होंगे जब कोर्ट खुद परमिशन दे दे, ठीक है जी, कोर्ट परमिशन दे दे। एंड अगर वो परमिशन दे रही है तो वो जिसके लिए हमने लीडिंग क्वेश्चंस पूछने हैं वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी नेचर के हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कि अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है जी, उन्हीं केसेस में ही लीडिंग क्वेश्चंस क्या होंगे? चीफ और री एग्जामिनेशन में अलाउड होंगे, वरना लीडिंग क्वेश्चन जनरली कहां पे पूछे जाते हैं? क्रॉस में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस इन केस। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि विटनेस का कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होना, ठीक है जी, जो एविडेंस है वो क्या कर रहे हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है जी। हमारे पास ना एक सेक्शन है जी 273 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 273 ऑफ सीआरपीसी, ये हमें बता रहा है कि विटनेस की एग्जामिनेशन कैसे होगी, इन केस ऑफ ट्रायल की विटनेस की एग्जामिनेशन कैसे होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल देसाई के केस में, हमारे पास आंसर है जी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल देसाई, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी हम 273 के असेंशियल्स को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है जी, कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान अक्यूज विटनेस को देख भी सकता है, ठीक है जी, उससे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, हम विटनेस का जो डिमीनर भी नोट कर सकते हैं। इन सभी केसेस में क्या कर सकते हैं हम, ठीक है जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से एग्जामिनेशन के सारे एसेंशियल्स कंप्लीट हो रहे हैं, इसीलिए हम कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी एविडेंस रिकॉर्ड। एंड ये कब हुआ? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल देसाई में, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ए इज अक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग बी, ठीक है जी, ए ने क्या किया? बी को डिफेम किया है बाय पब्लिश एंड इम्प्यूटेशन इंटेंडिंग टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी। देखिए बेसिकली इसमें क्या किया गया है कि ए ने बी को डिफेम किया है, ठीक है जी। इन द केस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नॉट रेलिवेंट, ठीक है जी, हमने बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा रेलिवेंट फैक्टर नहीं है, ठीक है जी। पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रीवियस पब्लिकेशन बाय ए रिस्पेक्टिंग बी विच शो द इल विल ऑन द पार्ट ऑफ ए, ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन है द फैक्ट दैट वाज नो प्रीवियस क्वारल बिटवीन ए एंड बी,
ए ओनली रिपीट द मैटर कंप्लेंट ऑफ एज ही heard it, द फैक्ट दैट ए वॉज इन हैबिट ऑफ मेकिंग डेफामेटरी स्टेटमेंट टुवर्ड्स एनी वन। देखिए ये चारे प्रोविजन ना, ये चारे ऑप्शन ना हमारे पास रेलिवेंट है जी सेक्शन 141 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब इनमें से एक नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से। ठीक है जी, सेक्शन 14 के बारे में आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। सेक्शन 14 हमें बताता है कि किसी भी फैक्ट्स की एग्जिस्टेंस हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसकी स्टेट ऑफ माइंड। इसमें डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड दिए गए हैं, जैसे इंटेंशन, नॉलेज, नेग्लिजेंस, इल विल, गुड फेथ। ठीक है जी, ऐसे हमारे पास मेंसरिया दिए हुए हैं, लेकिन इसमें मोटिव नहीं है, ये आपको याद रखना है। सेक्शन 14 में मोटिव वर्ड नहीं यूज किया गया। उसके बाद स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडली फीलिंग। तो बेसिकली कोई भी फैक्ट जो हमें स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडली फीलिंग के बारे में बता रहे हैं, वो सेक्शन 14 में रेलिवेंट है। लेकिन सेक्शन 14 में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी एक्सप्लेनेशन 1 से। एक्सप्लेनेशन 1 हमें बता रही है कि कोई भी इंटेंशन, जो भी कोई भी फैक्ट अगर वो पर्टिकुलर है किसी पर्सन के रिलेटेड, तो वो तो रेलिवेंट होंगे, लेकिन वो अगर जर्नल करेक्टर के हैं तो वो रेलिवेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का मर्डर कर दिया। ठीक है जी, ए ने बी का मर्डर किया, तो अगर हम स्टेटमेंट कहें कि ए ने बी से पैसे उधार लिए थे, ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट रेलिवेंट है क्योंकि वो दोनों के पर्टिकुलर के बीच में है। या फिर अगर दूसरी स्टेटमेंट कहूँ कि ए ने बी को धमकी दी थी कि मैं तुमको मारूंगा, ठीक है जी, तो ये भी क्या होगी, रेलिवेंट होगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर इन नेचर है। लेकिन अगर वही फैक्ट है, एक अनदर एविडेंस है कि ए तो हर किसी को ही मार रहा है, हर किसी को गोली मार रहा है, डेली के डेली हर किसी को गोली मार रहा है, तो ये क्या होगा, जनरल इन नेचर हो गया, तो ये क्या होगा, रेलिवेंट नहीं होगा। अगर अभी हम ऑप्शन दोबारा से पढ़ रहे हैं, ऑप्शन क्या है कि प्रीवियस पब्लिकेशन बाय ए इन रिस्पेक्टिंग ऑफ बी, तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर इन नेचर हो गया ना, कि उसने प्रीवियस पब्लिकेशन किया है, किसने, ए ने, बी के बारे में, विच शो द इलीगल, तो ये होगा पर्टिकुलर इन नेचर, तो ये तो होगी रेलिवेंट। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है, द फैक्ट दैट देयर वाज नो प्रीवियस क्वारल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ये क्या होगी, ए के फेवर में होगी कि ए और बी के दोबारा कोई भी क्वारल नहीं है, तो ये भी क्या होगा, पर्टिकुलर इन नेचर होगा, तो ये भी क्या होगी, रेलिवेंट होगी। उसके बाद क्या है, ए ओनली रिपीटेड द मैटर कंप्लेंट ऑफ एज ही हियर्ड इट। अच्छा, ए बार बार वही मैटर को, ठीक है जी, जो उसने जिसके बारे में कंप्लेंट की गई है, ठीक है, वो उसने यही बोलता रहा कि ये मैंने सुना है, ठीक है जी, ही हियर्ड इट, तो ये भी क्या हो गया, रेलिवेंट हो गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर इन नेचर है। लेकिन द फैक्ट दैट ए वाज इन हैबिट ऑफ मेकिंग डेफामेटरी स्टेटमेंट टुवर्ड्स एनीवन, तो ये क्या होगा, जनरल नेचर, तो ये क्या होगा, रेलिवेंट नहीं होगा जी। ठीक है जी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया जी, ऑप्शन डी, क्योंकि ये रेलिवेंट नहीं है, बाकी सारे सेक्शन 14 में क्या है, रेलिवेंट है। हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, हाउ मेनी विटनेस आर रिक्वायर्ड टू प्रूव द गिल्ट ऑफ ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस। देखिए कितने विटनेस चाहिए फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। देखिए आईपीसी तो इसमें कुछ नहीं बोलता है, लेकिन हमारे पास एविडेंस है जी, एविडेंस एक्ट हमारे पास सेक्शन 134 है। सेक्शन 134 हमें बताता है कि जब भी एविडेंस हमने रिकॉर्ड करवाने हैं, ठीक है जी, तो वो एविडेंस हमेशा बेस्ट होने चाहिए। हमने क्वांटिटी नहीं देखनी, हमने क्वालिटी देखनी है। फॉर एग्जांपल एक बात करूं मैं कि एक सिनेमा हॉल है जिसमें 500 लोग बैठे हुए हैं, वहां पे सिनेमा हॉल में एक मर्डर हुआ, वो 500 के 500 लोगों ने देखा, लेकिन मर्डर अगर स्क्रीन के पास हुआ है, तो जो फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं तो वही क्या होंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। रेलिवेंट तो सभी हैं, 500 के 500 ने मर्डर देखा है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है, फर्स्ट रो वाले। ठीक है जी, तो हमने क्वांटिटी नहीं देखनी, क्वालिटी देखनी है। अच्छा, एक और एग्जांपल लीजिए कि ए ने बी का मर्डर किया और वहां पे कैमरा लगा हुआ था, कोई विटनेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन कैमरा था, तो विदाउट विटनेस भी अगर कैमरा सफिशिएंट प्रूफ दे रहा है तो वो भी क्या हो गया, रेलिवेंट हो गया। तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमने ये कभी नहीं देखना है कि कितने टाइप ऑफ विटनेस थे, हमने सिर्फ क्वालिटी देखनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, कि हाउ मेनी विटनेस आर रिक्वायर्ड, कि कितने विटनेस रिक्वायर, कोई विटनेस रिक्वायर्ड नहीं है जी, मतलब कोई नंबर ऑफ विटनेस डिफाइन ही नहीं है कि इतने विटनेस एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है जी, मिनिमम 2 नहीं, मिनिमम 3 नहीं, मिनिमम 4 नहीं, तो क्यों है, नो फिक्स नंबर, 0 भी हो सकते हैं, जैसे मैंने सीसीटीवी की एग्जांपल बताई, ठीक है जी, और कितने भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको उसमें बताई एग्जांपल सिनेमा हॉल की। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हैकिंग इज अ क्राइम अंडर। देखिए हैकिंग वर्ड जुड़ा हुआ है कंप्यूटर से, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी से, तो टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास एक्ट है जी, आईटी एक्ट 2000, उसी के बारे में, उसी में ही हैकिंग के बारे में, क्राइम के बारे में बताया हुआ है। इंडियन पिनल कोड इस पे साइलेंट है जी,
एंटी हाईजैकिंग, हाईजैकिंग अलग होती है जी, ठीक है जी। हाईजैकिंग, हैकिंग और हाईजैकिंग में बहुत डिफरेंस है। अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 ऑप्शन सी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5 और मोर पर्सन। देखिए 5 और मोर पर्सन की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे, ऑफेंस करने के लिए। तो हमारे पास ना आईपीसी में काफ़ी ऑफेंसेस दिए हुए हैं जिनमें 5 और मोर पर्सन की क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है जी। हमारे पास जैसे अनलॉफुल असेंबली है सेक्शन 141, वहाँ पे भी 5 और मोर पर्सन चाहिए। डकैती है, डकैती भी 5 और मोर पर्सन चाहिए। हमारे पास ऐसे कुछ ऑफेंसेस है। राइटिंग है, राइटिंग में भी 5 और मोर पर्सन चाहिए, ठीक है जी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन और डकैती। तो हमारे पास आंसर तो क्या हो गया, डकैती। लेकिन मैं इन चारों का आपको डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का पहले आप डिफरेंस समझिए। थेफ्ट डिफाइन है 378 में, ठीक है जी, सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी में, और एक्सटॉर्शन डिफाइन है 383 ऑफ, ठीक है जी, 383 ऑफ आईपीसी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है, मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, उससे समझिए। देखिए अगर किसी के गले में सोने की चेन है, अगर वो सोने की चेन मैं खुद खींच रहा हूँ, ठीक है जी, मैं खुद खींच रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैंने थेफ्ट किया, क्योंकि वो एक्ट मैं खुद कर रहा हूँ विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर, ठीक है जी। अगर वही पर्सन की सोने की चेन है और उसके मैं सिर पे गन रख रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ कि अपनी सोने की चेन तुम मुझे दो, तो वो पर्सन खुद मुझे चेन दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटॉर्शन। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में बेसिक डिफरेंस यही है कि थेफ्ट में हम खुद चीज ले रहे हैं और एक्सटॉर्शन में खुद बंदा हमें चीज दे रहा है, ठीक है जी। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन अगर हम कर रहे हैं, कोई भी दोनों में कोई ऑफेंस कर रहे हैं और उसमें इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हार्ट और इंजरी आ जाए, याद रखना है, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हार्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सॉरी इंजरी नहीं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आ जाए, तो तब वही ऑफेंस क्या बन जाएगा, रॉबरी बन जाएगा। तो रॉबरी कुछ नहीं है जी, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का, ठीक है जी, ग्रीवियस क्राइम है कि जिसमें इंस्टेंट हार्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है जी, और डेथ की क्या आ जाए, डर आ जाए, ठीक है जी, फियर आ जाए। और डकैती क्या है, अगर रॉबरी 5 या 5 से ज्यादा लोग कर रहे हैं, अगर रॉबरी 5 या 5 से ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, डकैती बन जाएगा। रॉबरी की बात करूं तो रॉबरी डिफाइन है जी 390 में, ठीक है जी। और डकैती की बात करूं तो डकैती डिफाइन है 391 में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड हैविंग सफिशिएंट मेजॉरिटी। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सफिशिएंट मेजॉरिटी, कि चाइल्ड के पास सफिशिएंट मेजॉरिटी है एंड इज बिलो द एज ऑफ। देखिए हमारे पास ना चाइल्ड के बारे में चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी के बारे में बताया गया है। चैप्टर 4 जो कि जनरल एक्सेप्शन से डील कर रहा है, कि जहाँ पे अगर वहाँ पे कोई ऑफेंस कवर हो रहा है तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, ठीक है जी। 82 एंड 83 हमारे पास डील करते हैं चाइल्ड से रिलेटेड। 82 हमें बताता है कि चाइल्ड कैसा भी हो, चाहे सफिशिएंट मेजॉरिटी हो या ना हो, कैसा भी हो, अगर उसकी एज 7 साल से कम है, ठीक है जी, 7 साल से कम है, तो उसके द्वारा कोई भी ऑफेंस किया जाएगा वो यही माना जाएगा कि उसने ऑफेंस नहीं किया, ठीक है जी। अगर 83 की बात करें, 83 बात कर रहे हैं 7 टू लेके 12 तक, 7 टू 12 की एज के बीच में अगर चाइल्ड के पास सफिशिएंट मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है जी, सफिशिएंट मेजॉरिटी नहीं है, तब माना जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखिए कि चाइल्ड हैव सफिशिएंट मेजॉरिटी, अगर उसके पास सफिशिएंट मेजॉरिटी है तो 7 से 12 से तो लाइबल होगा, लेकिन सफिशिएंट मेजॉरिटी के बावजूद भी लाइबल कब नहीं होगा, 7 से कम। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 7 ईयर्स, ठीक है जी, कि बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है। 12 ईयर्स नहीं आएगा आंसर, 12 ईयर तब आएगा जब यहाँ पे लिखा होता है सफिशिएंट मेजॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हेन 2 और मोर पर्सन बाय फाइटिंग अ पब्लिक प्लेस, जब 2 पर्सन पब्लिक प्लेस में फाइट कर रहे हैं, ठीक है जी, टू डिस्टर्ब द पीस, दे आर कमिटेड एन ऑफेंस, ठीक है जी। असॉल्ट, देखिए असॉल्ट नहीं होगा, असॉल्ट बेसिकली होता है कि जब हम किसी को कुछ अपने गेस्चर से या प्रिपरेशन से ये बता रहे हैं कि हम तुझ पे क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, जब हम किसी को गेस्चर से ये बता रहे हैं कि हम तुम पे क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करेंगे, तब यूज किया जाता है असॉल्ट। असॉल्ट बेसिकली डिफाइन है जी 351 में, तो ये तो बंद कमरे में भी हो सकता है, इसमें पब्लिक प्लेस की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और एफरे, एफरे होता है जी जब टू और मोर पर्सन आपस में फाइटिंग करें इन पब्लिक प्लेस और पब्लिक पीस हार्म हो, तो उसको हम बोलते हैं फाइटिंग। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि जब 2 और मोर पर्सन फाइट कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में जहां पे पब्लिक पीस हार्म हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एफरे। एफरे डिफाइन है जी 159 में, ठीक है जी, एफरे डिफाइन है 159 में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एफरे कहाँ पे डिफाइन है। राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में 5 और मोर पर्सन चाहिए,
146 में डिफाइन है जी, उसमें 2 और मोर पर्सन ही 5 और मोर पर्सन चाहिए, ठीक है जी। और जब भी वायलेंस हो, और वायलेंस क्या होगा, अनलॉफुल असेंबली के द्वारा वायलेंस हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, राइटिंग हो जाएगी, ठीक है जी। पब्लिक न्यूसेंस के लिए तो एक पर्सन भी बहुत है। पब्लिक न्यूसेंस क्या होती है, 269 में डिफाइन है, ठीक है जी, कि जब भी किसी पर्सन को न्यूसेंस किया जाता है, ठीक है, पब्लिक को न्यूसेंस कर रहा है कोई पर्सन, तो उसको हम डिफाइन करेंगे एज अ पब्लिक न्यूसेंस। 269 ऑफ आईपीसी में इसको किया, डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर सेक्शन 303 ऑफ इंडियन पिनल कोड नल एंड वॉइड बीइंग वायलेटिंग ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे पास ना एक सेक्शन है जी 303 आईपीसी का, वो हमें कह रहा है कि जब भी किसी पर्सन को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा है, कि कोई पर्सन लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा काट रहा है, उस टाइम उसने क्या कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है जी। मर्डर करने के बाद अब उसको पनिशमेंट मिलेगी डेथ, ठीक है जी, उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो देखिए पर लेकिन हमारे पास एक सेक्शन 302 है। सेक्शन 302 हमें बता रहा है कि जब भी कोई पर्सन मर्डर करेगा तो उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी। मर्डर के लिए पनिशमेंट है हमारे पास लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ, ठीक है जी। और एक ना जनरल प्रोविजन है कि जब भी किसी पर्सन ने कोई भी क्राइम किया है तो कोर्ट ने उसको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया है, कोर्ट ने उसको कन्विक्शन देनी है, तो कन्विक्शन के टाइम पे ना एक स्पेशल डेट रखी जाएगी हियरिंग ऑफ द सेंटेंस के लिए, कि उस डेट पे क्या होगा, अक्यूज्ड क्या करेगा, सेंटेंस के लिए अपनी प्ली मांगेगा कि मुझे कम सेंटेंस दी जाए या इतनी सेंटेंस दी जाए, तो वो उस दिन हियरिंग ऑफ सेंटेंस होनी जरूरी है। लेकिन सेक्शन 303 ने तो डायरेक्टली बता दिया कि इसके क्या होगी, डेथ होगी, तो मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट तो हो ही नहीं सकती, तो क्या नहीं होगी, फिर हियरिंग ऑफ सेंटेंस नहीं होगी। अगर हियरिंग ऑफ सेंटेंस नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, प्रॉपर ट्रायल नहीं होगा, प्रॉपर ट्रायल नहीं होगा तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, वायलेट होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या कर दिया, सेक्शन 303 को क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इसमें हियरिंग ऑफ द सेंटेंस नहीं हो रही। उसके बाद हमारे पास एक बचन सिंह ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो भी मर्डर के केस में डेथ सेंटेंस या किसी भी केस में डेथ सेंटेंस हमेशा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होगी, ठीक है जी। लाइफ इंप्रिजमेंट इज द रूल एंड डेथ सेंटेंस हमेशा क्या होगी, एक्सेप्शन केसेस में होगी। उसके बाद मच्छी सिंह केस में भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को आगे डिफाइन किया गया था, ठीक है जी। और संता सिंह ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब 1956 का केस है जी। इस केस में ना बेसिकली हियरिंग ऑफ द सेंटेंस के बारे में ही है, लेकिन ये थोड़ा सा सेपरेट कंसेप्ट है, इसके जैसा नहीं है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स और एड अनदर पर्सन इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज गिल्टी ऑफ। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है हेल्प और एड, ठीक है जी। एक पर्सन है जो किसी पर्सन की हेल्प और एड कर रहा है किसी अनदर पर्सन के कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए, तो वो किसके लिए गिल्टी होगा। देखिए सबसे पहले तो अबेटमेंट देखते हैं। अबेटमेंट है हमारे पास सेक्शन 107 में, ठीक है जी। सेक्शन 107 में बताया गया अबेटमेंट ऑफ थिंग नॉट ऑफेंस, ऑफ थिंग, कि अबेटमेंट किसी थिंग की कैसे होगी। उसमें बताए गए हैं 3 मेथड, ठीक है जी। 3 मेथड बताए गए हैं। सबसे पहले मेथड बताया गया है सबसे पहले इसका मेथड बताया गया है इंस्टिगेट करना, ठीक है जी। सबसे पहले मेथड क्या बताया गया है, इंस्टिगेट करना, ठीक है जी। सेकंड मेथड हमें बताया गया है इंगेज इन कॉन्स्पिरेसी, ठीक है जी, किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी में इंगेज करना। और थर्ड है जी इंटेंशनल एड, किसी की हेल्प करना, इंटेंशनल एड करना। तो हमें आंसर तो मिल गया जी कि हमारे पास ऑफेंस क्या होना चाहिए, अबेटमेंट। लेकिन हम आगे देख लेते हैं। कॉन्स्पिरेसी होती है जी किसी 2 या 2 पर्सन का मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है जी। वो कहाँ पे डिफाइन है, 120 ए एंड बी, ठीक है जी, ऑफ आईपीसी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इंसाइटमेंट ऐसे डायरेक्टली आईपीसी में डिफाइन नहीं है, ये अलग अलग ऑफेंसेस में यूज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल किडनैपिंग में वर्ड यूज किया गया इंसाइट और इंटाइस, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास मिसचीफ, ठीक है जी। मिसचीफ क्या है जी, इंसाइटमेंट का बेसिकली मीनिंग होता है उकसाना, और मिसचीफ क्या है जी, मिसचीफ क्या है जी हमारे पास सेक्शन 425 ऑफ आईपीसी, ये एक बेसिकली ऑफेंस है, ठीक है जी। मिसचीफ में हम किसी की हेल्प और एड नहीं कर रहे, मिसचीफ में हम कर रहे हैं रॉन्गफुल लॉस, ठीक है जी। रॉन्गफुल लॉस, किसी भी पर्सन का अगर रॉन्गफुल लॉस हो रहा है तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम मिसचीफ कर रहे हैं, ठीक है जी। तुम्हारे पास आंसर क्या गया जी इसका, अबेटमेंट। अगर किसी पर्सन की हम हेल्प और एड कर रहे हैं किसी ऑफेंस में तो उसका क्या होगा ऑफेंस जी, अबेटमेंट होगा। मर्डर इज डिफाइन इन इंडियन पेनल कोड, मर्डर कहाँ पे डिफाइन है जी, सेक्शन 300, ठीक है जी। सेक्शन 300 में क्या किसकी डेफिनेशन दी हुई है, मर्डर की। 299 हमें बता रहा है कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है जी, कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 300 मर्डर। सेक्शन 301 बहुत इंपॉर्टेंट है जी, डायरेक्टली प्रोविजन आ जाता है कि ट्रांसफर ऑफ मेलाइज कहाँ पे दिया हुआ है,
सेक्शन 301 में, ठीक है जी, कि पर्सन ने मारना तो किसी और को चाहा था लेकिन मर कोई और गया, तो यही माना जाएगा कि वो जिसको मारना चाह रहा था वो उसी को ही ऐसे ही मारा है। फॉर एग्जाम्पल इसकी आप ऐसी बात समझिए कि मान लीजिए एक ए है, ठीक है जी, एक ए है, उसने बी को मारने के लिए उसके खाने में जहर डाल दिया, ठीक है जी, लेकिन वही खाना अगर सी ने खा लिया तो अब जिसने सी ने अब खाना खा लिया, सी मर गया, लेकिन सी को तो मारने की तो एक इंटेंशन नहीं थी, ठीक है जी, लेकिन सी मर गया ना, तो सेक्शन 301 के दोबारा ए को सी के लिए ऐसे ही माना जाएगा कि वो सी को ही मारने चाह रहा था। ट्रांसफर ऑफ मेलाइस, ट्रांसफर ऑफ इंटेंशन, ठीक है जी। उसके बाद है सेक्शन 302। सेक्शन 302 हमें बेसिकली मर्डर की पनिशमेंट बता रहा है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, टू मेन एलिमेंट्स ऑफ क्राइम आर। देखिए क्राइम के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। देखिए क्राइम करने के लिए एक तो चाहिए हमें मेंसरिया, मतलब कुछ क्राइम्स में, हर एक क्राइम में मेंसरिया नहीं होता। फॉर एग्जांपल रेप के लिए हमें मेंसरिया नहीं चाहिए, ठीक है जी, वहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगती है। तो कैसे कुछ ऑफेंसेज हैं जिनमें मेंसरिया नहीं चाहिए, लेकिन मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, ठीक है जी, ग्रीवियस हर्ट, इन सब में इंटेंशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो इन सब में मेंसरिया चाहिए, ठीक है जी। तो बेसिकली हमें क्राइम करने के लिए दो तरह के एलिमेंट्स चाहिए। एक तो मेंसरिया, मतलब कुछ ना कुछ बंदे का मेंसरिया होना चाहिए, कुछ ना कुछ इंटेंशन, नॉलेज, उसका रीजन टू बिलीव होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग हमें क्या चाहिए जी, एक्टस रियस, मतलब गिल्टी एक्ट चाहिए, मतलब उसने एक्ट किया होना चाहिए, ठीक है जी। अभी हम ऑप्शन पे चलते हैं। हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम मेंसरी एंड नॉलेज। नॉलेज भी तो क्या है, एक मेंसरी है ना, ठीक है जी। सिर्फ मेंसरी है, सिर्फ सोचने से तो क्राइम नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन हो गया जी गलत। एक्टस रिया भी चाहिए हमें साथ में। मेंसरी एंड मोटिव, ये तो वही ऑप्शन ए वाली बात होगी। और एक दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में मोटिव कभी भी एलिमेंट ऑफ क्राइम नहीं होता। पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ क्राइम, तो ऑप्शन में हमेशा मोटिव मिलता ही मिलता है, ठीक है जी। मोटिव इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है जी मेंसरी एंड एक्टस रिया, तो ये ऑप्शन हो गया जी हमारा सही हो गया। फोर्थ है जी मेंसरी एंड हार्म। देखिए हार्म होना कई बार जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अटेम्प्ट में तो हार्म हो ही नहीं रहा बंदे को, ठीक है जी, फिर भी क्या है वो ऑफेंस तो है ना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है जी हमारे पास मैक्सिम नल्लम पुइन सिन लीग सिग्निफाइज दैट। देखिए मैक्सिम का मीनिंग होता है कि किसी भी पर्सन को विदाउट लॉ, ठीक है जी, विदाउट लॉ पर उसको पनिशेबल नहीं किया जाएगा। किसी भी पर्सन को विदाउट लॉ पनिशेबल नहीं किया जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कहीं लॉ में लिखा ही नहीं है कि इस चीज की पनिशमेंट है, तो उसकी पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, उसकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है जी। ऑफेंस हमेशा वही ऑफेंस होता है जो पनिशेबल बाय लॉ होता है, वरना वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बगीचा है, ठीक है जी, जो कि जिसका कोई प्रॉपर माली नहीं है, लेकिन उसमें गुलाब के फूल है, उस गुलाब को फूल को तोड़ना कहीं क्राइम में लिखा ही नहीं हुआ, तो उस फूल को तोड़ना बेशक एक सिविल रॉन्ग हो सकता है कि मेंटालिटी या मॉरल रॉन्ग हो सकता है, लेकिन उसके लिए कहीं पनिशमेंट ही नहीं दी गई है, तो उसके लिए हम कभी भी उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि कानून ने उसकी पनिशमेंट ही नहीं दी है, ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है नो पनिशमेंट शुड बी एक्सेसिव। नहीं, ये तो नहीं हमारे पास ऑप्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन बी है जी, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया सही हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन अंडर सेक्शन 34। देखिए सेक्शन 34 हमें बता रहा है कॉमन इंटेंशन के बारे में, ठीक है जी, कॉमन इंटेंशन के बारे में। कॉमन इंटेंशन, देखिए सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग आपके दो चार एसेंशियल है वो आपको ध्यान में रखने हैं कि पर्सन की कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। कॉमन इंटेंशन का मतलब उनका मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, क्राइम करने से पहले उनका मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। याद रखना है कि कॉमन इंटेंशन एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट भी हो सकती है, कि मूवमेंट से पहले, ऑफेंस करने से पहले एक सेकंड, एक मूवमेंट पहले भी कॉमन इंटेंशन बन सकती है, ठीक है जी। कॉमन इंटेंशन में लिए 2 और मोर पर्सन चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि सेक्शन 34 में कितने पर्सन चाहिए, 2 और मोर, मतलब एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, ठीक है जी। और कॉमन इंटेंशन में इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन अगर कोई एक्ट किया गया है किसी एक पर्सन के द्वारा, तो हम यही मानेंगे कि सभी पर्सन ने एक्ट किया है वो, ठीक है जी, सभी पर्सन इक्वली लाइबल होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, जॉइंट लाइबिलिटी ऑफ एक्चुअल पार्टिसिपेशन इन अ क्राइम। नहीं, ये नहीं हो सकता जी। कॉन्स्पिरेसी भी नहीं हो सकती, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ठीक है जी। कमीशन इन कॉमन इजेक्ट भी नहीं हो सकता, कॉमन इजेक्ट तो हमारे पास 149 में मिलता है जी, ठीक है जी, कॉमन इजेक्ट 149 में, जिसमें 5 और मोर पर्सन चाहिए। ऑप्शन डी है जी शेयरिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन। देखिए ये आ गया, कॉमन इंटेंशन की शेयरिंग में विद ऑल पर्सन, कमिटिंग एंड क्रिमिनल एक्ट, ठीक है जी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ पर्सन इज लायबल फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस वेयर देयर इज, ठीक है जी। पर्सन को अटेम्प्ट के लिए, अटेम्प्ट के बारे में हमें बताया गया जी 511 आईपीसी में,
ठीक है जी, 511 आईपीसी में। देखिए अटेम्प्ट के लिए आप एक बात समझिए कि किसी चीज़ का अटेम्प्ट क्या होगा। मान लीजिए एक ए है, ठीक है जी, ए ने बी पर गोली चलाई, ठीक है जी, अगर बी को गोली लग गई और उसकी डेथ हो गई तो हम समझेंगे कि उसने मर्डर कर दिया, तो उसका ऑफेंस हो गया। लेकिन अगर बी ने साइड हो गया और उसको गोली नहीं लगी तो हम समझेंगे कि ए ने क्या किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किया। इसका मीनिंग क्या निकला, मीनिंग ये निकला कि अटेम्प्ट क्या है, अटेम्प्ट वो चीज़ है जिसके लिए हम यू टर्न नहीं ले सकते। यू टर्न कहने का मतलब कि हमने तो एक्ट कर दिया, उसमें मेंसरिया भी हो गया, एक्टसरिया भी हो गया, लेकिन उसमें क्या नहीं हुआ, जो हार्म रिक्वायर्ड था वो हार्म नहीं हुआ, ठीक है जी, जो हार्म चाहिए था वो हार्म नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, अटेम्प्ट हो गया। हमारे पास ऑप्शन क्या है कि मेंसरिया एंड पार्शियल एक्टसरिया नहीं, एक्टसरिया तो फुल ही होगा, जो एक्टसरिया चाहिए वो फुल एक्टसरिया होगा, लेकिन हार्म नहीं होगा, जो हार्म रिक्वायर्ड है वो हार्म नहीं होगा, ठीक है जी। मेंसरिया विद प्रिपरेशन फॉर कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, देखिए एक्टसरिया नहीं है तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है जी, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन क्या है, मेंसरिया एंड एक्टसरिया, ठीक है जी, फॉर द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, ठीक है जी, थ्रू कंसिक्यूशन हार्म नॉट हैपन, तो ये ऑप्शन क्या हो गया जी हमारा, सही हो गया कि मेंसरिया एंड एक्टसरिया तो चाहिए लेकिन जो कंसिक्यूशन हार्म है वो नहीं आएगा, ठीक है जी। एक्टसरिया विदाउट रिक्विजिट ऑफ मेंसरिया, देखिए मेंसरिया अगर किसी चीज के लिए मेंसरिया चाहिए, अगर वो मेंसरिया ही नहीं है तो क्राइम ही नहीं बना, तो अटेम्प्ट भी कैसे होगा, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, एम वाज सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन, एम किसी डिल्यूजन से सफर कर रहा है। वन नाइट ही कंसिडर्ड हिज ऑन सन एज अ टाइगर, उसने अपने सन को ही टाइगर समझ लिया, तो मतलब उसको क्या होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है जी। एंटरिंग हिज हाउस ही अटैक्ड हिम विद एन एक्स इन गुड फेथ, तो ये आ गया हमारे पास वर्ड इंपॉर्टेंट, गुड फेथ, ठीक है जी। ही वाज जस्टिफाइड इन किलिंग हिम, ठीक है जी, इन डेंजरस एनिमल एंड नॉट बीइंग अ ह्यूमन। देखिए हमारे पास ना एक सेक्शन 76 है और एक सेक्शन 79 है, ये हमें बता रहे हैं कि अगर कोई पर्सन मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, ठीक है जी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एंड इन गुड फेथ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है चीज़, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, और इन गुड फेथ में अगर वो कोई क्राइम कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई ऑफेंस कर रहे हैं तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, तो उनको जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है जी। सेक्शन 76 हमें बता रहा है बाउंड बाय लॉ, कि अगर कोई काम करने के लिए वो बाउंड है, जैसे पुलिस ऑफिसर बाउंड होते हैं, ठीक है जी, बाउंड बाय लॉ। सेक्शन 79 हमें बता रहा है जस्टिफाइड बाय लॉ, जैसे ये एग्जांपल दी गई है तो इसमें क्या है, जस्टिफाइड है, तो इस पर्सन को क्या मिलेगा जी, सेक्शन 79 का बेनिफिट मिल जाएगा और वो ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। और डिल्यूजन में है तो डिल्यूजन के लिए तो हमारे पास सेक्शन 84 का भी उसको क्या मिल सकता है, डिफेंस मिल सकता है, ठीक है जी, इंसैनिटी का डिफेंस। चलिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है, गिल्टी ऑफ मर्डर नहीं, मर्डर के लिए गिल्टी नहीं होगा, गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड के लिए भी नहीं गिल्टी होगा वो, नॉट गिल्टी एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा जी, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया। थैंक यू जी, मैंने कोशिश की है कि आपको लीगल क्लर्क का पेपर सारा डिस्कस करवाऊं, ठीक है जी, जो जो लॉ के क्वेश्चंस थे मैंने आपको सारे डिस्कस करवा दिए हैं, और मैंने कोशिश की है कि जो भी प्रोविजंस हैं लिंक हो रहे हैं उस प्रोविजन के साथ वो भी मैं आपके साथ वो भी आपको सारे रिवाइज करवा दूं, ठीक है जी। क्योंकि पता क्या होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर रिपीट बहुत होते हैं और कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं वो डायरेक्टली नहीं डालते, जो साथ में लिंक प्रोविजन हो जाते हैं ना उनको डाल देते हैं, ठीक है जी। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन मोल्ड करके कैसे भी आ सकता है। इस पेपर को आप 2-3 बार जरूर देखिएगा, ठीक है जी, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, जो जो मैंने प्रोविजन लिंक करवाए हैं उनके ऊपर बेरेक्ट खोल के उन प्रोविजन को जरूर पढ़े, ठीक है जी। थैंक यू जी।